हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। नेक्स्ट पार्ट अपनी वीडियो को लेकर आए जो हमारा चल रहा है चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हो, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा पार्ट, जिसमें हम गैमेटोजेनेसिस वाला पोर्शन करेंगे। और एक और बात ध्यान रखना, आप एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं वीडियोस को, ठीक है ना। तो साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर देता रहता हूं, तो ऐसी चीज़ें देखने के लिए आप चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, यार जरूर कर लेना सब्सक्राइब, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। तो आप शुरू करते हैं वीडियो को, जहाँ हैं हम गैमेटोजेनेसिस पर। तो शुरू करते हैं यहाँ से। हेडिंग हमारा गैमेटोजेनेसिस, तो दोनों में गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे हम। देखो यार, यहाँ पर हम मेल का भी पढ़ेंगे और फीमेल का भी पढ़ेंगे। मेल वाले में आपको जैसे पहले वीडियो में पढ़ाया तो वहाँ बताया था कि टेस्टिस के अंदर जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपकी जर्मिनल एपिथेलियम होती है, वहाँ जर्म सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया, वो आपके स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। तो वो वाला पार्ट अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। तो एक बार पहले डायग्राम को थोड़ा देख लेते हैं। ये आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का डायग्राम दिखाया गया है, जहाँ पर आपको जर्मिनल एपिथेलियम दिखाई गई है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ सबसे नीचे की तरफ आपको मिलेगी स्पर्मेटोगोनियम। यानी एक बार मैं रिकॉल करा दूँ, ये आपका अगर मान लो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, तो इसके अंदर यहाँ पर जो सेल्स थी ये आपकी जर्मिनल एपिथेलियम की सेल थी, और ये डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। ये यहाँ पर माइटोसिस करके आपके स्पर्मेटोगोनियम बनाती है, और वो स्पर्मेटोगोनियम फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन करने में मदद करती हैं। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर होंगी स्पर्मेटोगोनियम, साथ में इसके साथ में यहाँ पर इलोंगेटेड सी सेल्स होती हैं, दे आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स। तो उनके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ देखो स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होती है, ये वाला बात आप ध्यान रखोगे। इसी से या तो कहते हैं माइटोसिस से, या फिर डायरेक्टली स्पर्मेटोगोनियम ही आपकी प्राइमरी oocyte है, ठीक है ना, या फिर प्राइमरी oocyte बनाती है माइटोसिस करके, ऐसा आप समझो। प्राइमरी oocyte जो है वो आपका डिप्लॉयड सेल होता है। प्यूबर्टी आने पर, ये बात ध्यान रखोगे, प्यूबर्टी आने पर मेल में ये काम जो है प्यूबर्टी आने पर होता है, उससे पहले नहीं होता। और प्यूबर्टी आने पर यहाँ पर जो आपकी प्राइमरी oocyte है, उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सॉरी, उसमें आपका मियोसिस शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो मियोसिस 1 होगी पहले, और ये सारा कार्यक्रम जो है आपको पता है, टेस्टोस्टेरोन जो एंड्रोजन्स होते हैं, जो कि लीडिंग सेल्स बनाती है, उसके रोल से हो रहा है। मतलब फाइनली जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो आपका बाहर से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आता है, और वहाँ पर वो इस प्रोसेस को प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है। तो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो है मियोसिस 1 हुई है, और मियोसिस 1 के बाद आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है, जो कि हैप्लॉइड होता है। ध्यान यहाँ रखना है, एक सवाल है वो गलती मत कर देना। अगर कभी ऐसा आता है, आपसे पूछते हैं कि 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं, उससे कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं, क्योंकि यार मियोसिस में 1 से 2, 2 से 4 ऐसे होता है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। यानी एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं। तो फिर उसके बाद आपका मियोसिस 2 होती है, मियोसिस 2 होगी, और मियोसिस 2 के बाद आपका बनेगा स्पर्मेटिड। तो लगभग यार इसमें ना 64 दिन 64 डेज में भी आई थिंक लग जाते हैं, और फिर कॉन्टिन्यूएशन में बनते रहते हैं, फिर रोज बनते रहते हैं, ऐसा है। फिर यहाँ पर आप देखोगे स्पर्मेटिड जो है वो डिफ्रेंशिएट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर कि स्पर्मेटिड जो है वो आपका डिफ्रेंशिएट होता है, और डिफ्रेंशिएट होकर के आपका वो स्पर्मेटोजोआ बनाता है, और इस काम में जो मदद करती है वो सर्टोली सेल्स होती हैं। और इसको इतने प्रोसेस को, डिफ्रेंशिएशन वाला जो केवल प्रोसेस है, उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और ये पूरा जो कार्यक्रम है इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ से यहाँ तक का जो ये है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना बात। ये वाली बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे, ये फिर आपकी जो सर्टोली सेल्स होती हैं, उन सर्टोली सेल्स से नरिशमेंट लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो सर्टोली सेल्स से नरिशमेंट ले रहे हैं, और डिफ्रेंशिएट होकर के इसमें टेल आ जाती है, और बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उसके बाद ये स्पर्म बन जाते हैं, ठीक है ना। फिर ये स्पर्म जो है जब सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आ जाते हैं, उसे स्पर्मिएशन कहते हैं। तो अभी हम ये सब पढ़ने वाले हैं जो हमने अभी देखा था। देखो यहाँ लिखा है द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन
The testes in the male and the ovaries in the female produce gametes, that is sperm and ovum, and respectively by the process called gametogenesis. In testes, the immature male germ cell spermatogonia produce sperm by spermatogenesis that begins in the puberty. तो मेल बात यही है भाई ध्यान रखने की कि मेल में ये काम जो है प्यूबर्टी पर शुरू होता है, प्यूबर्टी से पहले शुरू नहीं होता, ज़रूर ध्यान रखना ये बात है ना। द स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन द इनसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की सेल होती है, मैंने आपको बताया था। मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज द नंबर इन ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, ये जरूर ध्यान रखना 2n होती है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और वो मियोसिस 1 करती है। सॉरी, यहाँ लिखा है कि स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो यार यहाँ तो ये लिख दिया है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, पर ऐसा है कि स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं, ये भी है, ठीक है। फिर लिखा है कि पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस, लगातार इनमें मियोसिस होती रहती है। वो अलग बात है कि बहुत दिन में ख़त्म होती है, लेकिन कॉन्टिन्यूएशन में आ जाता है, रोज रोज होता है, तो फिर ऐसा लगातार बनते रहते हैं। एंड अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। तो पहला मियोसिस होगा जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो रिडक्शन डिवीजन होगा, जिससे कि 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनेंगी जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। यहाँ से वो सवाल आएगा जो मैंने बता दिया आपको कि सेकेंडरी oocyte फर्दर जो है वो मियोसिस 2 करेगा। और देखो यहाँ लिखा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। तो यार ध्यान रखना, गलती होती है, बच्चों को लगता है कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 बनते हैं स्पर्मेटिड, ऐसा नहीं है भाई। पहले वो 1 से 2 बने थे ना, तो स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो 2 से फिर बनते हैं 4, ये वाली बात है। फिर लिखा है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड, द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस, एंड आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। तो फाइनली फिर स्पर्मेटिड जो होता है वो स्पर्म में चेंज होता है और वो फाइनली फिर सर्टोली सेल में घुस जाता है। सर्टोली सेल जो है उसको नरिशमेंट करती है, और फाइनली जब वो सर्टोली सेल से छूटता है तो उसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। ये खूब सवाल आता है, बहुत बार आया हुआ इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान रखना भाई। स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, ये पूछा जाता है तो कर देना, ठीक है। पूछते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में कौन मदद करता है, सर्टोली सेल। ये डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस है, तो ये भी ध्यान रखना कि डिफ्रेंशिएट होता है स्पर्मेटिड। फिर यहाँ लिखा है हार्मोनल कंट्रोल, तो थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर हम इस पर बात कर लेंगे। देखो हाइपोथैलेमस जो आपका होता है उससे आपके बनते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। GnRH आपका आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी बदले में बनाती है गोनाडोट्रोपिन, LH और FSH। FSH जो है वो आपका सर्टोली सेल के पास जाता है, और आपका जो LH है आप याद कर सकते हो, L से L लीडिंग सेल के पास जाता है। तो फर्दर फिर लीडिंग सेल जो है वो एंड्रोजन बनाती है, और आपका FSH सर्टोली सेल जो है वो आपकी स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करती है। और एक और चीज़ बताता हूँ, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाती है। एक और चीज़ होती है इनहिबिन, ये फालतू है आएगा नहीं, इनहिबिन बनाती है। तो जब ज़्यादा हो जाता है तो ये इनहिबिन जा करके वापस जो है निगेटिव फीडबैक कर देता है किसका, इनका FSH का, ऐसा है ना। और इसी तरह से एंड्रोजन जो है वो जा करके फिर आपके निगेटिव फीडबैक कराते हैं किसकी, LH की। तो ये वाली बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और इनकी है ना, तो ये वाला प्रोसेस है, इसमें इम्पोर्टेंट है ये कि कौन कहाँ जाता है, कौन किस पर काम करता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि LH जो है वो लीडिंग सेल पर काम करता है, एंड्रोजन बनवाता है। एंड्रोजन फाइनली जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ये नेगेटिव फीडबैक भी देते हैं, बंद करा देते हैं जा करके, बनना खुद का ही, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, ये पढ़ते हैं कि लिखा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट at the age of the puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH, and this, if you recall, is a hypothalamic hormone. The increased level of GnRH then act as the antipituitary and stimulate the secretion of 2 gonadotropin, यानी कि LH और FSH 2 बनाते हैं। LH बनता है और फिर FSH बनता है। LH जो है वो लीडिंग सेल पर काम करता है एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन कराता है। एंड्रोजन बदले में स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ावा देते हैं। FSH जो है वो सर्टोली सेल पर काम करता है। इंपॉर्टेंट सवाल अगले पेज पर है, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर लिखा है कि भाई वो ऐसे फैक्टर्स का सिक्रेशन कराता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करते हैं। तो ये सवाल है कि सर्टोली सेल स्पर्मियोजेनेसिस में काम करती हैं।
दूसरा ये है कि भाई सर्टोली सेल के ऊपर कौन काम करता है, तो FSH जो है वो सर्टोली सेल पर काम करता है, ये वाला सवाल पूछते हैं। ठीक है, फिर यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, एक बार इसको देख लेते हैं। देखो इसके 3 पार्ट हैं, एक पार्ट इसका हेड है, एक इसका मिडल पीस है, एक इसकी नेक है, एक है टेल है। तो यहाँ से कुछ सवाल हैं। सवाल ये है कि एक तो आगे की टिप जो है इसमें एक्रोजोम भरा है, एक्रोजोम है ये वाली टिप, इसमें क्या होता है। एक्रोजोम के अंदर आपके एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके डाइजेशन जो कि आपके उसमें काम आते हैं, फर्टिलाइजेशन में काम आएंगे। जैसे कि एक एंजाइम का नाम बताते हैं, जोनालाइसिस उनको बोलते हैं। तो जोनालाइसिस यानी जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए जो एंजाइम है वो एक्रोजोम के पास होते हैं। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। स्पर्म इज ए हैप्लॉइड सेल, ये वाली बात आप ध्यान रखना। एक स्पर्म जो है वो एक हैप्लॉइड सेल है भाई, और ये हैप्लॉइड सेल फिर आपकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। उसके बाद है न्यूक्लियस। तो ये सवाल आता है यहाँ से कि इलोंगेटेड न्यूक्लियस किसका होता है, तो बता दोगे आप इलोंगेटेड न्यूक्लियस जो है यहाँ पर दिखता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा डॉट लग रहा होगा वाइट कलर का, ये आपका सेंट्रियोल है। तो 2 सेंट्रियोल यहाँ होते हैं, एक आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, एक आपका डिस्टल सेंट्रियोल होता है। तो ये डिस्टल सेंट्रियोल है, एक और मैं बना देता हूँ यहाँ पर, वो है आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो डिस्टल सेंट्रियोल तो बाबू जो है वो आपका यहाँ पर एक काम करता है, वो तो ये बनाता है, नीचे जा रहा है एक्सोनीम, जो फ्लैजिला वाला नहीं होता एक्सोनीम, वो वाला। तो एक्सियल फिलामेंट यहाँ पर बनता है, इससे इन सेंटर पे जा रहा है एक्सियल फिलामेंट, ये बनता है। और ये आपका इसके अंदर आपको बता दूं मैं 9+2 वाला अरेंजमेंट होता है, जो कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला में होता है। और जो आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये वाला, जब आपका स्पर्म जो है वो एग के अंदर घुस जाता है तो फर्टिलाइजेशन कराता है, तो उसके बाद एग के पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता। और आपको पता है कि किसी भी एनिमल सेल को डिवाइड करने के लिए सेंट्रियोल की ज़रूरत होती है। तो सेंट्रियोल कौन देगा, सेंट्रियोल देगा स्पर्म, यानी कि स्पर्म का जो सेंट्रियोल होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, वो आपका वहाँ पर फर्स्ट जो माइटोटिक डिवीजन होता है जाइगोट में, वो इसी के द्वारा होता है। ये वाला सवाल है, बढ़िया सवाल है, पर नीट नहीं पूछता है, थोड़ा बाहर है। फिर सेंटर में आपको मिडल पीस है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पर स्पाइरल अरेंज होते हैं, ऐसा सवाल याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको टेल दिख रही है, टेल में वही है 9+2 का अरेंजमेंट है। ऐसे कुछ सवाल यहाँ से बन सकते हैं, देख लेना एक बार। और फिर यहाँ पर लिखा है, एक बार पढ़ते हैं। लिखा है, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म एंड इट इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ ए हेड, नेक एंड मिडल पीस एंड टेल। Plasma membrane envelop the whole body of sperm. The sperm head contain the elongated haploid nucleus। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियस स्पर्म का हैप्लॉइड होता है, इलोंगेटेड होता है। ये नीट में यहाँ से पूछते हैं सवाल, ये वाला मार्क कर लो। द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोजोम। बाहर की तरफ कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोजोम होती है। एक्रोजोम के अंदर जोनालाइसिस एंजाइम भरे होते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम में मदद करते होते हैं, है ना। The middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail and that facilitate sperm motility। तो चलने में एनर्जी देता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड द ह्यूमन जो है वो एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है, जिसमें से 60% जो है वो नॉर्मल साइज के होते हैं, 40% उनमें से मोटिलिटी शो करते हैं। तो ये कैलकुलेशन सी है थोड़ी, इसको देख लेना। मतलब 200-300 मिलियन का 60% तो नॉर्मल है, उसमें से भी 40% जो है वो नॉर्मल होते हैं, मतलब वो भागते हैं, दौड़ते हैं, रेस लगाते हैं, वो वाला मैटर है। ठीक है, और खाते क्या है, फ्रक्टोज, है ना। आगे लिखा है, स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स सिक्रीशंस ऑफ एपिडाइडमिस। यहाँ सवाल है एक, तो सिक्रीशन के मामले में बच्चों को लगता है कि सिक्रीशन केवल सेमिनल वेसिकल का होता है या फिर सिक्रेशन जो है प्रोस्टेट का होता है। तो यहाँ लेकिन ध्यान रखना है कि सिक्रीशन ऑफ एपिडाइडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर असेंशियल फॉर द मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। तो यार ये इनका सिक्रेशन भी जो है वो आपका महत्वपूर्ण होता है, ज़रूरी होता है। इसके लिए ये सवाल आ जाता है नीट में, गलती ना कर देना, ठीक है, कि किस किस का सिक्रेशन। तो सबका सिक्रेशन है, एपिडाइडाइमिस का भी है, वास डिफरेंस का भी, सेमिनल वेसिकल का भी, प्रोस्टेट का भी एसेंशियल है, इन सब का मोटिलिटी के लिए, मैच्योरेशन के लिए भी, है ना। जरूर सवाल आएगा पक्का। द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। तो ध्यान रखना, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों को मिलाकर के सीमेन होता है। बिना स्पर्म के प्लाज्मा प्लाज्मा होता है, बिना स्पर्म के सीमेन नहीं कहलाता। द फंक्शन ऑफ मेल्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन। एंड्रोजन का काम होता है सभी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करने का, ठीक है। तो यहाँ तक तो था मेल का
गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद जो शुरू होता है वो फीमेल वाला पार्ट है, जिसमें कि फीमेल गैमेटोजेनेसिस की बात होगी। तो उससे पहले हम थोड़ा सा फिर से जिक्र कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं हल्का सा कि क्या है चक्करबाजी। देखिए यार, ऐसा है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये मान लो आपका ओवरी है, तो ओवरी के अंदर आपको बता देते हैं, बाहर की तरफ वैसे ही जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स होती हैं, आपको पता है। और यहाँ पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया की बात अगर मैं करूँ तो वो अंदर होती है, जबकि एपिथेलियम बाहर होती है। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया यहाँ भी होती है और मेल में भी होती है, टेस्टिस में, तो इसमें लेकिन अंदर होती है। फिर जब लड़की जो है माँ के गर्भ में होती है, पैदा नहीं होती, तो उस समय पर लड़की के जो ओवरी है उसमें खूब सारी ऊगोनिया, जैसे वहाँ स्पर्मेटोगोनिया थी ना, तो यहाँ खूब सारी ऊगोनिया होती है, उसको एग नेस्ट भी लोग कहते हैं। फिर यहाँ पर ये ऊगोनिया जो है वो आपकी प्राइमरी ऊसाइट बना लेती हैं, और ये बहुत सारे प्राइमरी ऊसाइट्स यहाँ होते हैं। प्राइमरी ऊसाइट के चारों तरफ जो है आपको कुछ सेल्यूलर लाइनिंग मिलेगी, सिंगल सेल टाइप की, इस तरह से ग्रेन्युलोसा सेल्स की लाइनिंग होती है ये। तो ये आपके कहलाते हैं प्राइमोर्डियल फ्लाइक फॉलिकल्स या फिर प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। यहाँ पर इन सभी फॉलिकल्स में क्या खास बात होती है कि जितने भी यहाँ प्राइमरी देखो ऊसाइट अंदर है, बाहर कवरिंग है, तो अब फॉलिकल है, बिना कवरिंग के ऊसाइट है और कवर्ड होकर के फॉलिकल है। तो जितने भी ये फॉलिकल हैं इनके अंदर आपको ऊसाइट जो मिलेगा, उस ऊसाइट में मियोसिस 1 जो है वो शुरू हो चुकी है, और मियोसिस 1 जो है वो प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में आकर के ठहर गई है। मियोसिस 1 प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में आके रुक गई है और वहाँ पर रुकी भी है। ठीक है, तो वहाँ पर अरेस्ट हो गई। तो बहुत सारे ऐसे लाखों आपके जो है प्राइमरी oocytes होते हैं ओवरी के अंदर, जो कि खूब सारे जो हैं मतलब खूब सारे होते हैं, जिनमें कि बहुत सारी सब में ही मतलब मियोसिस 1 शुरू हो चुकी होती है और अरेस्ट हो जाती है डिप्लोटीन में जाकर। अरेस्टेड डिप्लोटीन को डिक्टियोटीन भी कहा जाता है, ऐसा सवाल नीट में नहीं आता, ये बाहर की बात है। लेकिन ये सारे के सारे oocyte जो हैं इनके अंदर मियोसिस शुरू हो चुकी है। तो ये क्रॉसिंग ओवर वगैरह जो है पहले ही हो चुका है यहाँ तो फीमेल्स में, मतलब है ना, ये वाली बात है। फिर जब जो है लड़की प्यूबर्टी पर होती है, तो प्यूबर्टी आने पर LH और FSH बढ़ने के कारण, LH और ध्यान रखना गोनेडोट्रोपिन्स बढ़ते हैं, उसके कारण ये है कि इनमें से किसी एक प्राइमरी फॉलिकल का, प्राइमरी oocyte का, जो कि किसी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर है, उसका जो है मियोसिस 1 जो खुल जाता है, अरेस्ट जो है उसका, मियोटिक अरेस्ट उसका खुल जाता है, यानी कि उसकी मियोसिस कंटिन्यू डिप्लोटीन से डाइकाइनेसिस की तरफ चल पड़ती है। किसी दिन LH और FSH बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है, ये वाली बात जरूर ध्यान रखना बाबू है। तो भाई यहाँ से फिर ये होगा कि चलो मान लो इसकी वो मियोसिस खुल गई है, तो ये प्राइमरी oocyte हैं, इनके अंदर मियोसिस चल रही है। बाहर जो फॉलिकल है ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, LH और FSH का काम हो रहा है यहाँ पर, लेकिन मेन जो यहाँ पर काम है वो FSH का है, ये वाली बात आप ध्यान रखना। FSH पर ग्रेनुलोसा सेल्स पर काम कर रहा है, और बदले में जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ये एस्ट्रोजन बनाती हैं, ये वाली बात आप ध्यान रखना। ठीक है, एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर देती हैं, ऐसा भी है। फिर आपका जो प्राइमरी फॉलिकल है वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता रहता है। प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस चल रही होती है, मान लो ये oocyte है, इसमें मियोसिस चल रही है। बाहर आपका फॉलिकल है, खूब इसने ग्रेनुलोसा सेल्स ने खूब सारी सेल्स बना ली हैं ऐसे ऐसे, और फॉलिकल का साइज बढ़ गया है। ठीक है, अभी भी ये FSH के कंट्रोल में काम कर रही हैं, अभी भी ये क्या बना रही हैं, एस्ट्रोजन बना रही है, और ये एस्ट्रोजन जाकर के यूट्रस में काम कर रहा है, वहाँ पर एंडोमेट्रियम को बढ़ा रहा है, मतलब एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो रहा है। एंडोमेट्रियम जो है वो टूट जाती है शुरुआत के दिनों में, 5 दिनों तक टूटती है, इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये ओवरी के अंदर होगा ऐसा। तो यूट्रस पे जाएगा, यूट्रस पे काम करेगा एस्ट्रोजन, और भी दूसरी काम जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो भी एस्ट्रोजन का ही काम होता है। फिर भाई ये बच्चों जो आपका फॉलिकल का साइज बढ़ गया है, तो इसके बाहर एक लेयर बनेगी जो कि फाइब्रस लेयर होती है इस तरह की, जो कि आपकी कहलाती है थीका। तो यहाँ एक लेयर बन जाएगी जिसे हम कहेंगे थीका लेयर। तो ये ध्यान रखना, इसमें एक सवाल बनेगा, जब ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर जब थीका बन जाता है तो जो oocyte है फिर वो आपका फॉलिकल जो है वो आपका सेकेंडरी फॉलिकल कहलाता है, ऐसा NCERT कहती है। और किताबों में और थोड़े चेंजेस हैं, यहाँ केवल हम NCERT बात कर रहे हैं, तो वही है कि भाई यहाँ सेकेंडरी फॉलिकल बन गया है, इसके अंदर थीका बन गई है। थीका विल रिप्रेजेंट द सेकेंडरी फॉलिकल एंड द मियोसिस कॉन्टिन्यूस। मियोसिस 1 जो है वो चल रही है अभी भी। फिर आपका यहाँ पर मान लो
फिर से आपका ऐसा होता है, यहाँ पर आपका एक छोटी सी कैविटी इसमें बन जाती है, यहाँ थोड़ी सी कैविटी बन जाती है इसमें यहाँ पर। फिर वो कैविटी का साइज़ जो है वो बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे कैविटी का साइज़ बढ़ता है। और कैविटी का साइज़ बढ़ने से ये होता है कि आपका जो oocyte है वो कुछ इस तरह से नीचे की साइड आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक कैविटी बन जाती है और वो कैविटी इस तरह से बनती है ऐसे, ठीक है, जिससे आपका oocyte देखो थोड़ा डाउन साइड आ गया है। और जो ग्रेनुलोसा सेल्स इसके चारों तरफ बन रही थी, वो ग्रेनुलोसा सेल्स इस तरह से बाहर ऐसे चली जाती हैं, और जो oocyte है उसके चारों तरफ भी ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाएंगी लाइक दिस, है ना। तो कुछ आपका oocyte जो है वो नीचे आ जाएगा थोड़ा, और उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स भी इस तरह से उसको कवर कर लेंगी, और कैविटी जो है बड़ी हो जाती है। कैविटी का नाम है एंट्रम, और कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे एंट्रल फ्लूइड कहते हैं, ये भी बात है। और बाहर जो थीका थी भैया, वो थीका अब टूट करके दो भागों में बंट गई है, एक थीका एक्सटर्ना और एक थीका इंटरना। तो ये भी जरूर ध्यान रखना, एक तो थीका एक्सटर्ना है और एक थीका इंटरना है, ठीक है। ये तो आउटर फाइब्रस थीका एक्सटर्ना और इनर वैस्कुलर थीका इंटरना, ये बन गई है। यहाँ पर कैविटी बन गई है, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, oocyte नीचे है। अभी ध्यान रखना है कि जब ये फॉलिकल ऐसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल। और टर्शरी फॉलिकल में भी आपको ध्यान रखना है कि oocyte का मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि मियोसिस 1 कब कंप्लीट होता है तो जब टर्शरी फॉलिकल होता है तो मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है ना सॉरी। तो ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर टर्शरी फॉलिकल के बाद। इसके बाद अब ध्यान रखना कि ये जो oocyte है, अब इसको आप प्राइमरी oocyte नहीं बोलोगे, अब ये सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि मियोसिस 1 जब हो जाता है तो जो oocyte है वो आपका प्राइमरी नहीं रहता, फिर वो सेकेंडरी oocyte बन जाता है। इसके बाद जो फॉलिकल है उसका साइज और बढ़ता है, तो मतलब इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर, यहाँ बड़ा सा और बड़ा मतलब फॉलिकल बन जाता है, उसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, और वो मैच्योर्ड फॉलिकल होता है। ग्राफियन फॉलिकल मतलब मैच्योर्ड फॉलिकल। तो मैच्योर फॉलिकल के अंदर आपका सेकेंडरी oocyte है, पोलर बॉडी है, बड़ी कैविटी है, ठीक है ना। और ऐसा लगभग 14वें दिन से पहले, मतलब अगर ये पहले दिन से कोई चीज़ शुरू हुई थी तो लगभग 14 डे इट विल टेक, लगभग 13 एंड कुछ डेज यहाँ लेता है। तो ये यहाँ तक का काम है ओवुलेशन से पहले का। इसके बाद जो है 14वें दिन LH और FSH की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है। बढ़ा हुआ LH FSH जो है वो आपका ये जो oocyte है, इस oocyte को ओवरी से बाहर निकाल देता है, सेकेंडरी oocyte को, जिसे ओवुलेशन कहते हैं। तो 14 डे पर ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन में सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम आगे देखेंगे, एक बार थ्योरी पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। यहाँ लिखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस एंड इज कॉल्ड oogenesis विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। ये उससे थोड़ा अलग होती है, क्योंकि यार ये जो है प्यूबर्टी आने पर मियोसिस शुरू नहीं होती, हमारे मेल में जो है प्यूबर्टी आने पर ही मियोसिस शुरू होती है, ये है। And oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million of gamete mother cell oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia will added after birth. जन्म के बाद इसमें किसी भी तरह के oocyte का, किसी भी तरह की oogonia का कोई एडिशन नहीं होता। These cells start division and enter into the prophase 1, वो मैंने बता दिया, और वहाँ पर जो है वो get temporarily arrested, उसमें वो अरेस्ट हो जाती हैं, एंड इसको प्राइमरी oocyte कहते हैं। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called the primary follicle. A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to the puberty. तो लाखों होते हैं, लगभग 4 लाख के लगभग, वो 80,000 रह जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फोलिकुलर एट्रेसिया। तो फोलिकुलर एट्रेसिया होता है, फिर आपका जो है खूब सारे जो आपके थे फॉलिकल वो आपके कम रह के 60-70 हज़ार रह जाते हैं, ठीक है, हर एक ओवरी में। फिर लिखा है कि द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका डेवलप। तो यार ध्यान रखना, जब ये सवाल आएगा कि जब थीका डेवलप है तो सेकेंडरी फॉलिकल हो गया है, फिर ऐसे ही थीका टूट के 2 बन जाएगी, प्राइमरी मियोसिस 1 पूरी हो जाएगी तो वो बन जाएगा टर्शरी फॉलिकल, ऐसा है। The secondary follicle soon transform into tertiary follicle, which is characterized by a fluid-filled cavity called antrum, and the theca organized into inner theca interna, outer theca externa.
It is important to draw your attention here that it is the stage the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and complete the meiosis. तो ध्यान रखना ये वाला सवाल यहाँ से आएगा कि मियोसिस 1 कब पूरी होती है, टर्शरी फॉलिकल में जब होता है तो मियोसिस 1 पूरी हो जाती है. इट इज एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte. तो भैया ध्यान रखना अनइक्वल होता है, इसमें एक बड़ा सा सेकेंडरी oocyte बनता है और एक छोटी सी पोलर बॉडी बनती है. ये भी हैप्लॉइड होता है और ये भी हैप्लॉइड होता है, दोनों हैप्लॉइड हैं, पर पोलर बॉडी का आगे डिवीजन नहीं होता. इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, होता है तो अलग बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, इसके बारे में बात नहीं हुई. फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है कि सेकेंडरी oocyte रिटेन द बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच इन साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte. कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस. तो भैया उसको आगे डिवीजन करना है, मतलब एक ही एग बनाना है ना, तो ऐसा तो नहीं कर सकते, 4 एग बन जाएंगे. Does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? At present, we are not very certain about this. The tertiary follicle further change into mature Graafian follicle and the secondary oocyte. अब यहाँ सवाल आप मार्क कर लो. देखो मियोसिस 1 के बाद सेकेंडरी oocyte कहलाएगा. तो सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक लेयर बनाता है, जोना पेलुसिडा. तो सवाल ये है बाबू कि ये एक ग्लाइको प्रोटीनेशियस लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीनियस लेयर है. ये सेल्यूलर नहीं होती, सिक्रीटरी होती है, सिक्रीशन होता है, ये कोई सेल्यूलर लेयर नहीं है, ध्यान रखना. एंड इट ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte एंड फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन. तो 14वें दिन ओवुलेशन होता है, इस पर आगे बात होगी. कैन यू आइडेंटिफाई द मेजर डिफरेंस. तो डिफरेंस हमने देख लिया भाई, ये है कि हमारे में तो प्यूबर्टी आने पर होता है, पहले हो जाता है शुरू, मियोसिस ये है. फिर ये डायग्राम बनाया छोटा सा, इसको देख लेना यार. इसमें प्राइमरी फॉलिकल है, सेकंड टर्शरी फॉलिकल है, इसमें एंट्रम दिख रही है, ग्राफिन फॉलिकल है, ओवम है. ये यहाँ ओवम लिखा है, ये वाले थोड़ी दिक्कत की बात है. ये सेकेंडरी oocyte है. ओवम जो है वो आपका फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है, ये ध्यान रखना. फिर ये बाद में इस पर बात करेंगे क्या होगा रिमेनिंग फॉलिकल का, जब आपका ओवुलेशन हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा. फिर बचा हुआ फॉलिकल जो होगा वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है यहाँ पर, उसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. तो ये सब हम आगे समझेंगे, अभी हम केवल गैमेटोजेनेसिस तक का देख रहे थे. तो यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को भी एक बार समझ लेते हैं क्या है. चार्ट जो है बता रहा है भाई कि प्यूबर्टी आने पर मेल में स्पर्मेटोगोनिया. देखो यार यहाँ ध्यान रखना, माइटोसिस और डिफरेंशिएशन 2 वर्ड लिखे हुए हैं, इनको नोट कर लेना. स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस और डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोटिक डिवीजन फर्स्ट करते हैं, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, और फिर स्पर्मेटेड बनता है. डिफरेंशिएशन वाला वर्ड नोट कर लेना भाई, और स्पर्मेटोजोनिया जो बनते हैं. तो ये तो प्यूबर्टी आने पर होता है मेल में. फीमेल में देखो यहाँ लिखा है कि oogonia है, माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte बनाती हैं, और फिर प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 अरेस्ट हो जाता है. तो बच्ची जब पैदा होती है तो उसके साथ जितने भी फॉलिकल होते हैं, जितने भी oocyte होते हैं, सब में मियोसिस 1 रुकी हुई होती है, अरेस्टेड होती है. उसके बाद जो है वो प्यूबर्टी आने पर जो है सेकेंडरी oocyte बनता है, ये ध्यान रखना. इट इज़ ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, और मियोसिस 1 के बाद बनता है. ये भी हैप्लॉइड है पोलर बॉडी, ये मियोसिस 1 के बाद बनेगी. फिर भैया ध्यान रखना, अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो जाता है सेकेंडरी oocyte का, तो यहाँ चार्ट में ऐसा शो किया है कि सही शो किया है, मतलब ये कि भाई जब सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तब अगर स्पर्म इसको टच कर देता है तो मियोसिस 2 होती है. तो सेकेंडरी oocyte जो है वो आपका मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट होता है, मियोसिस की इसमें अरेस्ट है ये, है ना. प्रोफेज सेकंड इसने कर लिया, और फिर इसमें भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अगर हुआ तो ये फिर आगे ओवम बनाता है और एक सेकंड पोलर बॉडी बनाता है. ठीक है ना बाबू, तो ध्यान रखना है. फिर ओवम जो है वो हैप्लॉइड है, इसमें ध्यान रखना कि फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो ओवम बनता है. तो अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई पूरी तमाम रिप्रोडक्टिव लाइफ में, तो ओवम जो है वो 0 बनेंगे. ये वाला सवाल आया करता था पहले. ठीक है, तो यहाँ तक का जो था वो आपका गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट था. तो इस वीडियो में हम गैमेटोजेनेसिस तक का ही पूरा करने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल और उससे आगे वाला पार्ट देखेंगे. होप सो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा. वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करना, और यार सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, सब करना, क्योंकि यार इससे थोड़ा सा लोगों को दिखती हैं वीडियोस, अदरवाइज फिर हमारी काम जो है वो दबा रहेगा. ठीक है, थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए जिसने देखा है. बाकी मिलते रहेंगे लगातार. टेक केयर, बाय बाय.